प्रमेय के कथन को लिखें तथा सिद्ध करें। तो एक तरीका हो गया। दूसरा, ये साधारण प्रतिज्ञा ही आपको लिखा रहेगा और आप समझ जाइए कि क्या प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? थेल्स प्रमेय को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए साधारण प्रतिज्ञा सॉल्व पहले लिख लेते हैं। इसको साधारण प्रतिज्ञा को लिख लेते हैं। साधारण प्रतिज्ञा में देखिए क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में, डायग्राम से समझा देते हैं, तुरंत समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आप लोगों को। डायग्राम अगर समझ गए ना तो 100% गारंटी देते हैं आपको, ये सॉल्व जो है ना एकदम जीरो लगेगा, जीरो। ठीक है, देखिएगा एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्या नाम देंगे इसका? ABC। किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखाखंड खींची जाए, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर मतलब BC के समांतर हम एक रेखाखंड खींच दिए। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींची जाए तो यह रेखाखंड, ठीक है, ये अन्य दो भुजाओं को मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए डायग्राम देख लिए तो आपको वो साधारण प्रतिज्ञा भी याद हो जाएगा। क्या करना है? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचे तो यह रेखाखंड दोनों भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा? समान अनुपात में विभाजित कर देगी। ठीक है, चलिए लिख दीजिए इसको यहाँ पे। किसी त्रिभुज में, जहां तक किए डायग्राम में वहां तक लिख दीजिए यहाँ पे। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींची जाए तो एक रेखाखंड खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को, तो वह मतलब जो रेखाखंड हम खींचे तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यह हो गया आपका साधारण प्रतिज्ञा। अगर आप डायग्राम समझ गए ना तो ये लिख सकते हैं आप अपने से। ठीक है, देखिए एक बार अच्छे से फिर समझाते हैं आपको। किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज लेंगे ABC, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींची जाए तो यह रेखाखंड, तो वह लिखे है ना, मतलब ये रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन बच गया? BC के समांतर खींचा है तो दो भुजा कौन बचा? AB और AC। इसको क्या करेगा? समान अनुपात में विभाजित कर देगा। ठीक है, कर देगी, रेखाखंड है। तो चलिए इतना सा आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए साधारण प्रतिज्ञा हो गया, अब आता है विशेष प्रतिज्ञा। अब क्या आता है? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा भी डायग्राम की ही मदद से लेते हैं। एकदम फोकस कीजिएगा, जो भी प्रमेय है ना वो हमेशा डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना आप, इतना आसान लगेगा ना कि कहने का बात है। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा आपको जब डायग्राम से समझिएगा। विशेष प्रतिज्ञा में देखिएगा फिर डायग्राम से ही लिखेंगे सब कुछ। देखिएगा साधारण प्रतिज्ञा में देखिए जो शुरू में लाइन लिखा गया है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींची जाए तो एक भुजा के समांतर क्या रेखा खींचा गया है? D खींचा गया है। किसके समांतर? BC के समांतर। किसमें खींचा गया है? त्रिभुज में। तो वही लिखना है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में
एक त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, डीई क्या है, समांतर है बीसी के। तो लास्ट लाइन देखिए, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो दो भुजा का AB और AC समान अनुपात मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे AC हो जाएगा। तो लास्ट लाइन को यहां से जो लिखे हैं ये वाला क्या होगा, प्रूव होगा, और ऊपर वाला क्या है, दिया हुआ है। कोमों के ऊपर वाला दिया हुआ है और कोमों के बाद वाला क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध AD बटे DB, AD बटे DB बराबर क्या होना चाहिए, AE बटे EC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आइए अब रचना कर लेते हैं। क्या बताया है, प्रमेय में अगर रचना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। ठीक है, क्योंकि अगर रचना नहीं कीजिएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा हमको आगे सॉल्व में। तो रचना में देखिए, यहाँ फिर से डायग्राम से आइए, एक बार फिर डायग्राम से आइए। B से AE पर एक लंब खींच रहा है, नाम दे दीजिए इसका DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और E से AD पर एक लंब खींच रहे हैं, नाम देंगे उसका EN। क्या नाम दे देंगे, EN। आप लोग अच्छे से स्केल की सहायता से जरा खींचिएगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे लंब का निशान देना नहीं भूलिएगा। समकोण खींच दिए, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या बोले लिख रहे, N। उसके बाद बड़ा लिख देते हैं, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा सहूलियत हो, N। और ये कौन है, M। उसके बाद B से E को, B से E को और D से C को, D से C को मिला दिया। ठीक है, क्या क्या किए, डायग्राम से देखिए एक बार अच्छे से। डायग्राम में देखिए, E से लंब डालें, डायग्राम में देखिए, E से लंब डालें, E से लंब डालें AD पर, EN मतलब पहले D से मारे थे, D से DM मारे AE पर, और E से AD लंब मारे किस पे, EN पर। AD पर EN लंब खींच दिए। चलिए लिख दीजिए, D से AE पर, AE पर EN, सॉरी DM है, DM तथा E से AD पर, E से AD पर कौन सा, EN लंब खींचा। क्या खींच दिए, लंब खींच दिए। डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, डायग्राम आपको अच्छा से दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा, लाइन ऊपर चल गया, E से क्या कर दिए, लंब खींचे किस पे, AD पर, E से AD पर EN लंब खींचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा क्या क्या किया, B से E को और D से C को मिला, B से E को, ये जो है B से हुआ, ठीक है, B से E को और D से C को मिलाया। डायग्राम में जो काम किया है उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, बस लिख देना है, D से C को मिलाया, मिला दिया, ओके, मिला दिया। उसके बाद आइए प्रमाण पे। ठीक है, उसके बाद कहां चलेंगे, प्रमाण पे। प्रणाम बाबा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो बात बताएंगे आपको, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्यूशन की, कहने की कोई बात ही नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिद्ध करना है, देखिए AD बटे DB, AE बटे EC,
ये जो चारों सहितवन है ना, इस चारों को एक एक बार आधार मानना है, चारों को एक एक बार क्या मानना है, आधार मानना है। और ये जो दो भाग है, ये जो दो है सहितवन, ये किधर का है, इधर का है, एडी और डीबी। मतलब एक बार आधार इसको मानना है, एक बार आधार इसको मानना है, दो बार इधर हो गया। उसके बाद एई को एक बार आधार मानेंगे और एक बार ईसी को आधार मानेंगे। चार को आधार मान करके चार को क्षेत्रफल निकालना है, इतना सा याद रखिएगा। चलिए पहले दो को निकाल लेते हैं, इधर वाला का पहले तो कर लेते हैं। चलिए तो आइए इसके पास एडी के पास, एडी को आधार मानना है, कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए डी ई, ए डी ई। तो लिखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार का मान क्या बने हैं, एडी को ले लेंगे। आधार अगर एडी लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा, इस पर ही डाला गया लंब होगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एडी आधार और उस पर डाला गया लंब ई एन ऊंचाई, तो एडी गुना ई एन। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है, यही हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मैथ में कंजूसी नहीं, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। समीकरण एक हो गया, रुकिए एक मिनट देख लेते हैं। ए बटे एसी, ठीक है। उसी में क्या बोले हैं आपको, एडी को एक बार आधार मान चुके हैं, अब किसको मानना है, डीबी को मानना है। उसके बाद बटे है मतलब भाग लगाने की क्रिया करना है, तो भाग लगाने की भी क्रिया कर ही लेंगे साथ में। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए डीबी जो आधार होगा तो उसका त्रिभुज कौन होगा, डीबी का आधार का त्रिभुज कौन, बी डी ई होगा, होगा कि नहीं। आइए लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। फिर से क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। हाफ गुना आधार का मान देखिए कितना, डीबी लिखिए या बीडी, डीबी ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, डीबी गुना ऊंचाई। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, बी डी ई त्रिभुज देखिए यहाँ पे, इस पर इसके बढ़ाए गए भुजा पर जो लंब होता है ना, वही इस त्रिभुज की भी ऊंचाई होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर क्या है, न्यून कोण बना है और यहाँ पे क्या है, अधिक कोण है, तो लंबवत कोण होगा, इधर जो बढ़ाए गए भुजा पर डाला गया लंब वही क्या होगा, उसकी लंबवत दूरी। तो त्रिभुज की लंबवत दूरी ही ऊंचाई कहलाती है। तो बीडी भुजा को बढ़ाया गया है, उसी में क्या है, लंब है, इसलिए बी डी ई त्रिभुज की ऊंचाई ई एन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, ई एन लिखेंगे, ऊंचाई के जगह पे ई एन। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। समीकरण एक में 2 से भाग लगाइए, क्योंकि देखिए एडी बटे क्या है, डीबी है। समीकरण 1 भाग समीकरण 2, ठीक है। रोमन में लिखिए 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 2 समीकरण है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट वाला इससे इसमें होगा। समीकरण 1 में भाग लगाना है 2 से, लेफ्ट वाला के साथ भाग और राइट वाला के साथ भाग होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या लिखे हैं, बी डी ई लिखे, बी डी ई लिखे, बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। पहले इसको समीकरण 1 वाले को 1/2 गुना एडी गुना क्या है, ई एन है, बटे 1/2 गुना कितना है, डीबी गुना ई एन है। देखिए तो ई एन से ई एन कटा, हाफ से हाफ कटा, कट जाएगा, बच गया क्या आपका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर कितना, AD बटे DB, AD बटे DB। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड। अब आइए समीकरण 1 का कौन हो चुका है, इसको हटा दीजिए। अब सॉल्व कर लेते हैं आगे की ओर। इधर वाला दोनों आधार पहुंच चुके हैं, अब कौन हो जाएगा उधर वाला AE और EC, AE और EC। त्रिभुज ADE फिर से लीजिए क्योंकि E त्रिभुज में ही होगा, AED लिखिए या ADE लिखिए, बात तो एक ही होगा, ऊपर वाला त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। आइए पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बस आधार किसको लेना है, AE को लेना है, नाम वही लिख देंगे क्योंकि का क्षेत्रफल, बस आधार किसको लेना है, AE को लेना है, नाम वही लिख देंगे क्योंकि इधर वाला नाम में है ना, अभी भाग लगाएंगे तो कटेगा, ठीक है, बराबर की तुलना में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार A और इसी पे डाला गया लंब ऊंचाई हो जाएगा, EN नहीं लिखिएगा, ठीक है। अगर AE को आधार बोलते हैं तो AE पर जो डाला गया लंब है वो इसकी ऊंचाई होगी, तो DM इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, DM। समीकरण 4 होंगे इसको, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे। अब आइए पुनः कौन सा त्रिभुज DEC में आ जाइए, DEC में, जिसमें कि आधार किसको लेना है, EC को लेना है, आधार किसको लेना है, EC को। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार किसको लेने बोले, EC को लेने बोले हैं, गुना EC के भुजा पर बढ़ाया गया, भुजा पर ही लंब है कौन, DM, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM। DEC त्रिभुज की भी ऊंचाई हो जाएगी DM। अब समीकरण 4 में पहुंच से भाग लगाना है, 4 में पहुंच से भाग लगाना है। इधर की समीकरण 3 को याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इधर लिख देते हैं आपको, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE है ना, BDE का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, AD बटे DB, जो सिद्ध करना है उसका आगे वाला भाग दिया है, AD बटे DB इतना दिया हुआ है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है जिसमें अभी भाग करना बहुत DM हो जाएगा, देखिए DM कटना है, ये है, ये सबको क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग भी बोलिएगा कि महाकंजूस है, हाफ गुना AE गुना DM बटे हाफ गुना EC गुना DM, DM से DM पार, आप से आप फुल हो गया था। आइए समीकरण कितना बच गया देखिए, तो इसको मानना नहीं आगे, देखिए ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर कितना, AE बटे EC, AE बटे EC। ध्यान दीजिएगा ये DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, इसलिए यहां पर से जो दो त्रिभुज बन रहा है इसका देखिए BDE और DEC, तो इसका क्षेत्रफल दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। DE समांतर है BC के, तो BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का, ठीक है, DEC का क्षेत्रफल। इधर लिख सकते हैं कि DE समांतर है किसके, BC के, इसके कारण ही, ठीक है। अब आइए जब DEC का क्षेत्रफल
BDE के बराबर है तो हम DEC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं। लिख दीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे, इसके मतलब में क्या लिख देंगे, BDE लिख देंगे, BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर में क्या, AE बटे EC, AE बटे EC। इसको मानिए समीकरण 6। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण 3 आप लोगों को दिख रहा है, समीकरण 3 में जो लिखा है वहां दिख रहा है AD बटे क्या है, DB है, और राइट साइड में AD बटे DB है, और यहाँ राइट साइड में AE बटे EC है, लेकिन लेफ्ट साइड में ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर भी देखिए ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल है। इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण 3 में लेफ्ट और समीकरण 6 में लेफ्ट दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों राइट वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब लास्ट में लिखिएगा, इस जगह तो है जगह, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट भी बराबर, तो राइट में इसका क्या है, AD बटे, और इसके राइट में क्या है, AE बटे EC, AE बटे EC। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी को तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए।